दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक, संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है और सभी राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर से अपनी जो रणनीतियों को उसको भी धार देते जा रहे हैं और लगातार जो अपनी जीत के समीकरण है, उसको दुरुस्त करने में भी सभी राजनीतिक दल इस समय लगे हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से हम देखें जो विपक्ष के जो दल है, जिसमें इंडिया गठबंधन, जिसमें विभिन्न तरह के जो विपक्षी दल एकजुट हैं, वह भी अपने लगातार समीकरणों को साध रहे हैं और विभिन्न राज्यों में जो उनके जीत के समीकरण हैं या अपने जो घटक दल हैं, उनके साथ वह लगातार लोगों से संवाद करने की दिशा में कदम बढ़ाते दिखाई देते हैं। उसी प्रकार हम देखें तो सत्ता पक्ष है, जो एनडीए के नाम से पूरा गठबंधन है उनका, वह भी उसमें जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं, उसको शामिल करने की जद्दोजहद में इस समय सत्ता पक्ष भी लगा दिखाई देता है। और वह भी विभिन्न तरह के समीकरणों को साधने का प्रयास लगातार कर रहा है। और साथ ही उत्तर प्रदेश जो अहम राज्य है चुनावी के हिसाब से देखें, लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें, 80 यहाँ पर लोकसभा सीट है। इसको लेकर भी तमाम तरह के प्रयत्न जो राजनीतिक दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बसपा, सभी अपने-अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। तो देश में जो राजनीति इस समय लगातार एकदम से बहुत सक्रिय भूमिका में हमें दिख रही है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानेंगे पूरे देश की जो राजनीतिक परिदृश्य है इस समय, उसकी दिशा और दशा किस तरह से दिखाई दे रही है और आने वाले समय में उसमें क्या संभावना है? मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ बिलाल समझवारी जी का, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और देश की राजनीति को अनेक वर्षों से वह बखूबी देख रहे हैं और जानते और समझते हैं। उनसे हम जानेंगे जो देश की राजनीति की दिशा है, किस दिशा में जाती दिखाई देती है। तो बिलाल जी जैसे कि आज हम देखें जो इंडिया गठबंधन है और बिहार में उनकी रैली हुई है अभी 3-4 दिन पहले, और उसमें जिस तरह से इंडिया घटक दल वहाँ पे एक साथ दिखाई दिए, उससे कहीं न कहीं परसेप्शन उन्होंने अपने पक्ष में करने की कोशिश की। तो अगर हम देखें उत्तर भारत की राजनीति हो या दक्षिण भारत की राजनीति हो, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के समानांतर राजनीति को हम आकलन करें तो किस दिशा में आपको दिखाई देते हैं दोनों गठबंधन उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति के दृष्टिकोण से? देखिए प्रशांत जी, देश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो तो तेजी से बदल ही रही, लेकिन इन परिस्थितियों के मद्देनजर जो इंडिया गठबंधन है और खास तौर से एनडीए गठबंधन है, उनके घटक दलों में भी बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। दोनों दोनों दलों की, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, यही कोशिश है कि वो जल्द से जल्द अपने गठबंधन को एक आकार दे सके, स्वरूप दे सके, ताकि लोकसभा चुनाव में एक मजबूती के साथ उतरा जा सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति की अपनी एक व्यावहारिकता होती है, राजनीति की अपनी एक पेचो-खामियाँ होती हैं, राजनीति एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखी जाती है और इसके अंदर जो पेचीदगियाँ होती हैं, वो समय-समय पर उभर के आने लगती हैं। पहले हम बात करना चाहेंगे, एक अगर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए लेड गठबंधन, तो अवधारणा में ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सक्षम पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है क्योंकि वो सत्ता में है और उसके लिए एनडीए गठबंधन का स्वरूप को बनाना कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं। देखिए, जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा है, जैसे-जैसे परिस्थितियाँ बदली हैं, जैसे-जैसे हालात बदले हैं, उसमें कुछ परेशानियाँ हमें देखने को मिली। ख़ास तौर से अगर आप बिहार की बात करें, तो बिहार के अंदर जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किए, उन प्रयोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शैली, या कहिए राजनीतिक चरित्र, या कहिए, या ये कह सकते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों में जो गाँठें पड़ी हैं, वो अब उलझ सी गई हैं। नीतीश के आने से भारतीय जनता पार्टी में जो बिहार का गठबंधन जिस तरह से आकार लेना था, वो कहीं न कहीं हमें बैकफ़ायर होता नज़र आ रहा है। जिसके जिसके 2-3 कारण हैं, क्योंकि नीतीश जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार के अंदर जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, चिराग पासवान, उनके अपने ग्रीवेंसेस उभर के आ गए। वहीं वहीं आप और अन्य दल देखें कि चिराग पासवान के जो सगे चाचा हैं, उनके भी अपनी ग्रीवेंसेस उभर के आ गए। तो ये 2 मुख्य मेन घटक हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर परेशान करते रहे। वहीं अगर आप मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी का भी अभी कोई स्पष्ट रूप से एक क्लैरिटी नहीं है कि वो किस गठबंधन में रहेंगे। क्योंकि गठबंधन नीतीश जी के गठबंधन में आने के वास्ते जो मांझी जी की सीट्स है, या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की सीटें हैं, लोजपा की, उनमें
उनमें अनुपातिक रूप से मीन एक एक मीन घाटा हो जाता है, जिसके चलते सारी लड़ाई हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राजनीति एक परिस्थितियों का खेल है, एक व्यावहारिकता का खेल है, तो कोई भी दल नहीं चाहता कि उसको कम सीटें मिले। हर पार्टी अपना एक स्टेक चाहती है। जहाँ तक चिराग पासवान का सवाल है, चिराग पासवान की अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर नज़र डालें, तो चिराग पासवान हम एक समय में भारतीय जनता पार्टी ने उनको हनुमान बना के, मोदी जी का हनुमान बना के नीतीश जी के खिलाफ अ, उतारा था और नीतीश जी को डैमेज करने की कोशिश की। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये थी कि हम नीतीश जी को मारकर बिहार की राजनीति को बाइपोलर यानी कि भारतीय जनता पार्टी बनाम आरजेडी में बदल सकें। लेकिन उस उस पैतरे को नीतीश जी ने भाँपा और वो निकल के आरजेडी के साथ आ गए। लेकिन दोबारा उन्होंने पलटी मार लिया। तो वो क्लैश अपनी जगह मौजूद है। चिराग पासवान का ये कहना है कि साहब आप भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश बाबू को ले तो लिया है, लेकिन जो मेरा 6% वोट बैंक है, मुझे उस अनुपात में सीटें मिलनी चाहिए। इसको लेके वहाँ पर झगड़े चल रहे हैं। तो एक तो ये मसला हो गया। दूसरा, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के गठबंधन को देखें, तो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और अजीत पवार की जो शिवसेना है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्य जो शिवसेना थी उद्धव ठाकरे की, उससे टूटकर विलय किया था और या साझा किया था भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने। उसी तरह अजीत पवार ने भी शरद पवार की जो ओरिजिनल पार्टी है उससे टूटकर इसमें आए थे। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग के फैसले के बाद इन दोनों को ओरिजिनल आई मीन एनसीपी और ओरिजिनल शिवसेना मान लिया गया है, तो आई मीन अजीत पवार ने और एकनाथ शिंदे ने भी अपने आप को ओरिजिनल शिवसेना मानना शुरू कर दिया और उसी तरह वो सीटें भी मांगने लगे कि साहब हम तो ओरिजिनल शिवसेना है, हमें सीटें दो। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन आती है कि साहब हमने आपको एक स्पेस दिया राजनीति में अपनी अपनी राजनीति साधने के लिए। अगर आप अपनी राजनीति करेंगे तो फिर कैसे, ये वहां पर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं धरातल पर भी जो एक दूसरे के जो कार्यकर्ता हैं, वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो महाराष्ट्र भी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है, जिस तरह से मैंने बिहार में आपको बताया। तो ये दो मेजर स्टेट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के रूप में उभरे हैं। वहीं अगर आप पंजाब की बात करें, तो पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को कोई एक बड़ा एलाई नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उसकी एक वजह ये है कि शिरोमणि अकाली दल जो भारतीय जनता पार्टी के एलाई हुआ करते थे, वो किसान आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल टाई करने के लिए एग्री नहीं है। उन्हें मालूम है कि पंजाब के किसानों के साथ पूर्व में जो 750 किसानों की मारे गए थे, साथ ही साथ इस बार जो किसानों के साथ मिसहैंडलिंग हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी को अ, और शिरोमणि अकाली दल के रिश्तों में एक अड़चन बन के पैदा हुआ। तो पंजाब में भी ये स्थिति बरकरार है। अगर आप बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का, दक्षिण के राज्य की बात करें, तो उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का एक एक स्पेस बनता है ज़रूर, लेकिन नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो एक एस्टेब्लिश मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें देते हैं, ये देखने वाली बात है। हालाँकि उनका जो सॉफ्ट टोन भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है, ये बताता है कि नवीन पटनायक और भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं बात बन जाएगी। लेकिन उड़ीसा में सिर्फ 21 सीटें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को वो कितनी सीटें दे देंगे? मैक्सिमम 5 सीटें दे देंगे। तो इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का क्लेम नहीं बनता। वहीं अगर आप तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके 2 रीजनल पार्टीज़ हैं। वहाँ डीएमके कांग्रेस पार्टी का एक मुख्य एलाई रहा है, लेकिन एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं में है, कोई ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है काफ़ी समय से। एक-दूसरे के खिलाफ वो स्टेट के अंदर लड़ते रहते हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्पेस की दिक्कत आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में पेच फँसा हुआ है। वहीं तमिलनाडु में, अब रहा कर्नाटक का सवाल और तेलंगाना का सवाल, तो कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है जहाँ 28 सीटें होती हैं और तेलंगाना में ओवरऑल 17 सीटें होती हैं, तो वहाँ पे भी कांग्रेस ने हाल ही में सरकारें बनाई हैं। तो तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बड़ी मजबूत नहीं है, वहाँ बीआरएस एक मुख्य भूमिका में है कांग्रेस के सामने और भारतीय जनता पार्टी 3rd पोज़ीशन पे है। हाँ, बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ कुल 17 सीटें हैं, तो बीआरएस कितनी सीटें दे देगा? 17 सीटों में से? ज़्यादा तो 5 दे देगा, तो ये 10 सीटों की रिकवरी भारतीय जनता पार्टी एक शीट शेयरिंग के रूप में दक्षिण से करती नजर आ रही है।
अब रहा कर्नाटक का सवाल, तो कर्नाटक में टोटल 28 सीटें हैं। जो पिछली बार परफॉर्मेंस थी सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की, वो इस बार उम्मीद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो जो वहाँ जन आधारित नीतियां हैं वो काफी प्रफुल्लित हैं, उससे लोग लोग काफी खुश हैं। तो वो पुराना वाला परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी जितनी अपेक्षा की जा रही। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण राज्यों में जो कर्नाटक और तेलंगाना से और उड़ीसा से उम्मीद लगाई बैठी थी, वो उस लेवल पर इस समय आके आकार लेती हुई नजर नहीं आती, जिस आधार पर आप कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में बहुत मजबूत है। अब रहा आंध्रा का सवाल, तो आंध्रा में 25 सीटें, तो 25 सीटों में अगर आप वाईएसआर रेड्डी या जगन मोहन रेड्डी में से किसी को एक को लेते हैं, तो 25 सीटों में डिवीजन करना पड़ेगा। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जगन मोहन रेड्डी और वाईएसआर रेड्डी, ये दोनों जो क्षेत्रीय दल है वो माइनॉरिटी डोमिनेट, माइनॉरिटी इनका एक आधार है। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ टाई अप करते हैं तो माइनॉरिटी वोट बैंक इनसे खिसकता है। तो ये वहाँ की कंपल्शंस है। तो मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं नजर आती जितनी अपेक्षा की जा रही है। अब रहा उत्तर भारत का सवाल। तो उत्तर भारत में अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में 29 सीट्स हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पिछली विधानसभा में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। लेकिन वहां पर 29 सीट्स में से भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें पिछली बार जीती थी, क्योंकि कमलनाथ लोकसभा में छिंदवाड़ा से उम्मीदवार थे। तो अब उन 29 की परफॉर्म 28 में की परफॉर्मेंस दोबारा वहां पर रिपीट कर पाती है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। आप देख रहे होंगे प्रियंका ठाकुर ने वहां पर अ, विरोध करना शुरू कर दिया है, उमा भारती ने वहां विरोध करना शुरू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट्स है, वो भी उभर के आने लगे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान, जो वास्तव में मुख्यमंत्री ना बनने के चलते नाराज हैं, उनका भी एक स्लाइटली समय समय पर भारतीय जनता पार्टी पर एक अपरोक्ष रूप से टीका टिप्पणी हमें देखने को समय समय पर मिलती रहती है। अब रहा राजस्थान का सवाल, तो राजस्थान में उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ अब। तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो यहाँ वोट प्रतिशत के एतबार से अगर आप देखें, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में लेटेस्ट विधानसभा में ज्यादा अंतर नहीं था, 1.5% का अंतर था। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जहां 11 सीटें, यहाँ पर भी कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी वोट प्रतिशत के एतबार से आगे है, लेकिन राजस्थान में बराबर बराबर का वोट बैंक है। लेकिन अगर आप इनका ओवरऑल एवरेज देखें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का, तो इन तीनों स्टेट्स के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है 35 और 40% के बीच में आज भी मेंटेन्ड है। तो ये नहीं कह सकते कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी लड़ जाएगी। ये तो उत्तर भारत की सीटों की बात होगी, जिसमें आप हिमाचल भी ले सकते हैं, 4 सीटें यहाँ पर मौजूद है। उत्तराखंड में 5 सीटें मौजूद है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। हरियाणा में जो किसान आंदोलन है, वो आपको प्रभावित करता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 सीटें हैं। अब मुख्य रूप से जो उत्तर भारत में देखा जाता है, उत्तर प्रदेश देखा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो अभी तक परफॉर्मेंस रही है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्ट्रांग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले विधानसभा की बात करें तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी के 41.29% वोट बैंक मेंटेन था, और इस वोट बैंक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने 62 सीट्स या कहिए 255 सीटें हासिल की थी। लेकिन लोकसभा में जो लेटेस्ट 2019 का लोकसभा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 62 सीटें थी, और 2014 की बात करें तो वहां ज्यादा सीटें थी, लेकिन वोट प्रतिशत कम था। तो ये इस तरह के फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश एक मजबूत एक एक प्लेटफॉर्म माना जाता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं। योगी जी एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में वहां माने जाते हैं। लेकिन अब ये देखने देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में कि आप अपने सहयोगी दलों से किस तरह से आप अपनी समीकरण बनाते हैं। खास तौर से सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके साथ आपका कैसे तालमेल होता है, वहीं संजय निषाद के साथ आपका तालमेल कैसा होता है, वहीं पल्लवी पटेल के साथ आपका तालमेल कैसा होता है। यकीनन जयंत चौधरी आपके साथ है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन जयंत चौधरी को कुल 2 ही सीटें मिली हैं। तो बहुत 2 सीटें बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है एडिशन के लिए। मेजर पार्ट भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा है। अब देखना यह है कि इस मेजर पार्ट का जो आधार है वोट बैंक का, वो मध्यवर्गीय परिवार है खास तौर से, और खास तौर से महिला वोट बैंक और एक लाभार्थी वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना मान के चलती है।
वहीं लॉ एंड ऑर्डर के नाम से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक अपर हैंड मान के चलती है कि हमने एक मजबूत लॉ एंड ऑर्डर दिया और हमारा गुंडागर्दी ये पक्ष है जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाते हैं। वहीं बेरोजगारी जैसी बातें, पेपर लीक जैसी बातें, युवाओं के अंदर जो आक्रोश है, वहीं पिछड़ों की राजनीति जो है, पीडीए, वो भी अपने आप में उछाल मारती नजर आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। 2019 की बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक था 19% मेंटेन था। लेकिन अगर आप विधानसभा की बात करें तो 32% समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मेंटेन है और वहीं 2.33% कांग्रेस का भी वोट बैंक मेंटेन है। लेकिन ये दोनों वोट बैंक मिला के भी भारतीय जनता पार्टी के 41% वोट बैंक को कवर नहीं कर पाते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समीकरण के आधार पर मजबूत नजर आती है। और और जो एक एनवायरनमेंट है, उनके पास पैसा है, उनके पास एक प्रचार करने का उनका एक तरीका है, एक एग्रेसिव प्रचार करते हैं, उनके पास सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे हैं, जो बहुत ही एग्रेसिव प्रचार करते हैं और बीच-बीच में आप देखा होगा कि एनवायरनमेंट को या वातावरण को पोलराइज़ भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन अभी तक जो पेच फँसा हुआ है, जिस पर मैं काफ़ी चैनलों पर समय-समय पर बोलता आया हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज भी एक इंटरनल वॉइस मौजूद है, एक ऐसी आवाज़ मौजूद है कांग्रेस के अंदर, जो आज भी ये चाहती है कि बसपा को इस अपने फ़ोल्ड में ले लिया जाए और कांग्रेस उस पर निरंतर काम भी कर रही है, जैसी मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है। और ये आप ही के चैनल पे नहीं, मैं सभी चैनल पे मेरा एक स्टैंड मेंटेन्ड है कि वो बात अलग है कि बर्थडे के इश्यू पर मायावती ने कहा था कि हम न्यूट्रल होके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि जो इन्फॉर्मेशन बताती है कि कांग्रेस निरंतर बसपा का दरवाजा खटखटाती रही है और उस उसके लिए वो चाहती रही है कि बसपा किसी तरह भी कांग्रेस के फोल्ड में आए ताकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल सके। और आज भी कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो समाजवादी के साथ गठबंधन होने के बावजूद भी बसपा से गठबंधन के पक्षधर है। वो चाहते हैं कि हर कंडीशन में बसपा साथ में आती है तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर डिफीट देना आसान हो जाएगी, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अभी भी प्रयास कर रही है और वो प्रयास आज भी बताते हैं कि एक सकारात्मक दिशा में जाते हुए नजर आते हैं। अब देखना ये वाली बात ये है कि उस उन प्रयासों को जो कांग्रेस बसपा के लिए को लाने में अपने साथ ले रही है, उस पे मायावती किस हद तक एग्री होती है? क्या मायावती अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाने पे एग्री होंगी? क्या मायावती उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करने के लिए तैयार होगी? अगर इस तरह की कंडीशंस आती हैं और कांग्रेस इस तरह का ऑफर कर देती है, तो मैं ये व्यक्तिगत रूप से फील करता हूँ कि हो सकता है मायावती प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट के उम्मीदवार होने पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण है, उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उत्तर प्रदेश का जो वातावरण है, वो पूरी नई दिशा बदल ले लेगा। मायावती एक नायिका के रूप में उभर के आएंगी और उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक रूप से एक रासायनिक समीकरण जिसे बोलते हैं ना, केमिस्ट्री नई डेवलप होगी, नई तरह की डिबेट होंगी, नई तरीके से सोचा जाएगा, नई तरीके से रणनीति क्राफ्ट की जाएंगी, लोग नए-नए उम्मीदवार बदलेंगे, हो सकता है ईडी, सीबीआई का भी प्रयोग हो, नए डिस्कशंस के रूप में उत्तर प्रदेश के भूमि से देश की राजनीति एक नई डायमेंशन ले ले। तो ये कुल मिलाकर सिनेरियो देश का पॉलिटिकल ये है। जी, जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और लगातार एक निश्चित रूप से ये चर्चा बहुत है कि मायावती जी और कांग्रेस के बीच में कहीं न शीर्ष स्तर पर बहुत गंभीर वार्ता चल रही है और ऐसा कहा भी जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से तो ये वार्ता और आगे बढ़ी है। अगर जैसे आपने संभावना बताई कि और राजनीति में सब कुछ संभव है, कौन कब किसके साथ आ जाए कुछ पता नहीं चलता है। पर मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में आ जाती है और जैसा आपने कहा कि उससे निश्चित रूप से राजनीति बदलेगी। पर हम पूरे व्यापक स्तर पर देखें, राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो उसका संदेश जो है अगर मायावती जी गठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आ जाती है, तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की उत्तर प्रदेश साथ-साथ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आप किस तरह की राजनीति को बदलते देखते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो सबसे बड़ा संदेश इसका ये जाएगा कि दलितों के अंदर एक एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। दलित अपनी उत्तर प्रदेश की खास तौर से नेता मायावती को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहेंगे और वो एकजुट होकर वोट करना चाहेंगे। जिस तरह से मायावती आज न्यूट्रल होकर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, तो उनके वोट बैंक पर या कहिए उनकी दुकान पर हर आदमी डाका डालने पे तैयार है। भारतीय जनता पार्टी भी उनके वोट बैंक पे पोचिंग कर रही है। कांग्रेस भी उनके वोट बैंक पे पोचिंग कर रही है।
उनके नेताओं को समाजवादी पार्टी तोड़ रही है। तो कुल मिला के मायावती जी की दुकान लुटती हुई नजर आती है। लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं और प्राइम मिनिस्टर के एक उम्मीदवार बनाई जाती है, तब उनका वोट बैंक बटेगा नहीं। वो पूरा का वोट वोट बैंक बसपा के साथ इंटैक्ट होके जो समीकरण बनता है बसपा का इंडिया गठबंधन के साथ, उसको जाएगा और मायावती का एक स्टेचर बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके चलते उत्तर भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, चाहे वो बिहार है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो राजस्थान है, जहां जहां मायावती अपने कैंडिडेट लड़ाती आई हैं, वहां पर दलित वोट बैंक कांग्रेस के साथ चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। और ये वो टर्निंग पॉइंट होगा जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि एनडीए को सत्ता में आने से या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका भी जा सकता है। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कहा बड़ा गठबंधन बन जाएगा और बड़ी ताकत बन के ही सामने आ सकता है। और जैसे कि जो प्रधानमंत्री जी बार-बार कहते हैं 400 पार का या 370 पार का जो नारा देते हैं। जैसा आपने पूरे एक राज्यवार स्थिति बताई थी, किस तरह के समीकरण राज्यों में हो रहे हैं और किस तरह की उनमें संभावना है। अगर उत्तर भारत की बात करें, जैसे 62 सीटें यहाँ पे जीती थी बीजेपी ने, मध्य प्रदेश में 35 में से 28 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र में 48 में से 41 उनके गठबंधन को थी उस समय। अगर हम उसपे सोचें कि उतनी सीट उन्हें मिल रही है, उसमें कुछ प्लस कर सकते हैं। उसके बावजूद भी जो साउथ से जो उन्हें नुकसान हो रहा है, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, इस तरह के राज्यों में नुकसान की संभावना है। तो उस नारे की जो मतलब जो नारा है, उसका कितना क्या वजूद है, उसका क्या उसकी स्थिति है नारे की? देखिए, मैंने वही चीज़ आपको एनालाइज़ करके बताई थी कि एनडीए की जो राज्यवार गठबंधन की स्थिति है वो क्या है और एनडीए खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में जो कांग्रेस से सीधा मुकाबला कर रही है, उनकी स्थिति क्या है? अगर आप इसको और दूसरे परिप्रेक्ष्य से समझना चाहते हैं तो इसके कंट्रास्ट में आपको इंडिया गठबंधन को समझना पड़ेगा, ताकि उस एनडीए गठबंधन की मजबूती या कमजोरी को समझा जा सके। आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है। 80 सीटों पर। अगर इसमें मायावती और एडिशन आ जाती है, तो राजनीतिक परिस्थितियों पर हम बात कर चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी है, 48 सीटें हैं वहाँ। तो महाविकास आघाड़ी जिसमें शरद पवार है और कांग्रेस है, उद्धव उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। ये अपना आप एक मजबूत गठबंधन है, धरातल पे इनके साथ सिम्पैथी है। तो यहाँ 48 सीटें, यहाँ पे भी फाइट होती नजर आती है इंडिया गठबंधन की। झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन को जिस तरह से मिसहैंडल किया भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के अंदर, वहाँ 14 सीटें, तो वो आदिवासी समाज एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकता है। यहाँ 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। अगर आप पंजाब की बात करें, तो पंजाब में मैंने शिरोमणि अकाली दल जो उनका एक मजबूत एलाई होता था, उसकी कमजोरी बता दी किसान आंदोलन के चलते। यहाँ 13 सीटें हैं, वहाँ आप पार्टी की सरकार है। तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता नजर नहीं आ रहा। अगर आप दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और बाकी बची हुई सीटों पर आप पार्टी लड़ रही है। तो यहाँ पर भी आप पार्टी और कांग्रेस का एक मजबूत गठबंधन नजर आता है। अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 39 सीटें, तो डीएमके कांग्रेस का एक मजबूत अलाई पहले से ही मौजूद है। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार के एनडीए गठबंधन के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन आरजेडी जेडीयू का जो आज आरजेडी और कांग्रेस का जो मजबूत गठबंधन और कांग्रेस आज है, उसके अंदर जो बदलती हुई परिस्थितियां मैं उस पर भी आपके सामने बता चुका हूँ किस तरह से युवाओं के अंदर तेजस्वी को लेके क्रेज है और नीतीश का भारतीय जनता पार्टी में जाना, भारत एनडीए गठबंधन में जाना भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से मिसफायर कर रहा है, ये भी मैंने आपको बता चुका। अब रहा पश्चिम बंगाल की सवाल। तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत मजबूत नेता मानी जाती है अपने राज्य के अंदर और पिछले 2 बार से वो मुख्यमंत्री भी हैं। उसमें वो कितनी सीटें देती हैं कांग्रेस को, या 5 देती हैं या 6 देती हैं, 7 देती हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर भी टीएमसी और कांग्रेस का एक गठबंधन है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कितना मैक्सिमम गेन कर सकती है। पिछली बार वो 16 या 17 सीटें जीती थी, इस बार कितना सीट जीत पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एलाई नहीं है। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट में मैंने आपको चीजें रख दी हैं कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों रख दिए हैं मैंने। भारतीय जनता पार्टी की मजबूती भी रख दी है, कांग्रेस की भी मजबूती रख दी है, भारतीय जनता पार्टी की भी कमजोरी मैंने आपके सामने रख दी है और कांग्रेस की भी कमजोरियां आपके सामने मैंने रख दी है। तो कुल मिलाकर आप ये देखने वाली बात है कि राजनीतिक परिस्थितियों में मुद्दे हावी होते हैं या ध्रुवीकरण की राजनीति हावी होती है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, क्योंकि अगर आप लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें, तो राहुल गांधी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जाति जनगणना की एक मांग को बहुत तेजी से उठाया और उस पे वो कायम है। और आप जानते हो कि राहुल गांधी
जब भी किसी चीज़ को उठाते हैं या किसी चीज़ पर बात करते हैं, तो मज़बूती के साथ उसको आई मीन थामे रखते हैं और कहते रहते हैं, उसका एक मैसेजिंग करते रहते हैं। सिंगल पॉइंट पर वो एक स्ट्राइक करते रहते हैं, जिसके चलते जो देश की राजनीति है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या पिछड़ा दलित आदिवासी या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ये कह लीजिए या आदिवासी कह लीजिए या अगड़ा कह लीजिए, ये एक राजनीति का एक नया स्वरूप देश के अंदर पैदा हो रहा है। हालाँकि इसकी बुनियाद नीतीश कुमार जी ने रखी थी जब उन्होंने इंडिया गठबंधन का स्वरूप ताना-बाना बनने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद से इस मुद्दे को राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया। तो इस परिप्रेक्ष्य से जो पिछड़ी राजनीति करने वाले हैं, दलितों की राजनीति करने वाले हैं, अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले हैं, आदिवासी राजनीति करने वाले हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ वैचारिक रूप से अपना आप को सहज पाते हैं। और ये पिछड़े दलित आदिवासी, पिछड़े दलित अगड़ा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगर इनका अनुपात देखा जाए तो कुल ये मिलाकर 85% होता है। अब बचा 15%, तो उस 15% में या तो स्वर्ण खड़ा है या भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। तो लार्जर लेवल पर अगर आप इसको बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू समाज बनाम अल्पसंख्यक हिंदू समाज की धारा में देश बढ़ता नजर आ रहा है। जी, 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 जी। आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि राहुल गांधी जिस तरह से सामाजिक न्याय की बात करते हैं, एक तरह से जो अगले पे जो पिछड़ा वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं, विकास की बात करते हैं। और अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखें, राहुल गांधी जिस तरह से मणिपुर से लेकर विभिन्न प्रदेशों पर यह यात्रा मध्य प्रदेश में भी है, तो लगातार उस यात्रा का जो जन समर्थन उन्हें दिखाई देता है, जो जन भागीदारी उसके अंदर दिखाई देती है। क्या वे सरकार के प्रति जो नाराज़गी है उसको मंच प्रदान कर रहे हैं राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के माध्यम से? और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, जैसे न्याय की आपने बात की, पिछड़ों को सम्मान देने की बात की, तो क्या राजनीति को प्रभावित करने की मतलब क्षमता इन मुद्दों में है सब में? देखिए, राजनीति में मुद्दे उठाए जाते हैं, राजनीति में मुद्दों को एस्टेब्लिश किया जाता है, राजनीति में मुद्दों को आकार दिया जाता है। और जब जब आप किसी भी मुद्दों को निरंतरता में उठाते हैं, तो लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। और राहुल गांधी के साथ ये पॉजिटिव फैक्टर है कि राहुल गांधी ने देश के अंदर एक संघर्ष की राजनीति का रास्ता चुना है। राहुल गांधी ने चुनौतियों का रास्ता चुना है। राहुल गांधी ने पिछली बार जो दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक, कश्मीर तक जो यात्रा की थी, 4,500 किलोमीटर की, उसका भी आपने प्रभाव देखा। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जीती थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर वो बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन वोट प्रतिशत के एतबार से भी इंडिया गठबंधन का 40% वोट बैंक, लगभग 35-40% वोट बैंक अब मेंटेन है। लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा वास्तव में एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से देखें तो वो मुद्दों को प्रासंगिक बनाने वाली यात्रा है। वो वो सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को समाज के अंदर ले जाने वाली यात्रा है। वो देश के अंदर घृणा के खिलाफ संघर्ष करने वाली एक यात्रा है। वो देश के अंदर एक यूनिटी, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने वाली यात्रा है। और साथ ही साथ देश के अंदर जो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे अपने आप में चरम सीमा पे छाए हुए हैं। और इसके साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा है या आप कहिए कि आर्मी के अंदर जिस तरह से युवाओं की भर्ती वाला मसला है, वो सारे के सारे उसके मुद्दे साइड साइड में जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी इन सभी मुद्दों को उठाकर मुद्दों का जो राजनीतिक फलक है वो बड़ा कर लेना चाहते हैं, ताकि सांप्रदायिक राजनीति के फलक को छोटा किया जा सके। यही राहुल गांधी का दृष्टिकोण है। क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति एक ऐसी राजनीतिक एक चाल है भारतीय जनता पार्टी की, जब तक आप इसमें जब तक आप इसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित आदिवासी या पिछड़े दलित अगड़ों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस सांप्रदायिक राजनीति के फलक को नहीं तोड़ पाएंगे। और कांग्रेस ने अब वही रास्ता अपना लिया है। पिछले काफी समय से आप देख रहे होंगे कि पिछड़ों की राजनीति, दलितों की राजनीति क्षेत्रीय दल किया करते थे, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में इस पिछड़े दलित आदिवासी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक या पिछड़े दलित अगड़ों की राजनीति का जो फलक है, वो राष्ट्रीय स्तर पर उभर के आया है। ये बताता है कि इसका वोट बैंक प्रतिशत भी बढ़ा है और ये आसानी से सांप्रदायिक राजनीति या कहिए अल्पसंख्यक हिंदू राजनीति जो हिंदुत्व के आवरण में की जाती थी, उसको एक चुनौती देती हुई नजर आती जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि हम देख रहे हैं जनरेशन चेंज भी हम देख रहे हैं राजनीति के अंदर भी। चाहे वो मतदाताओं के अंदर हो या राजनीति के अंदर भी हो, जो लीडरशिप है उसके अंदर जनरेशन चेंज इस समय हम देख रहे हैं। और जैसे कि तेजस्वी यादव बिहार में आपने पहले बताया कि किस तरह से उन्होंने युवाओं के अंदर उनके प्रति एक मतलब कहीं न कहीं क्रेज़ बढ़ा और समर्थन युवाओं का उन्हें मिलता दिखाई देता है। उसके बाद राहुल गांधी हो गए या रेवंत रेड्डी हो गए तेलंगाना की हम बात करें।
अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और मायावती जी ने भी अपने जो भतीजे हैं आकाश आनंद को उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तो उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र में, आदित्य ठाकरे उनके बेटे। तो लगातार एक जनरेशन चेंज भी हम लीडरशिप के अंदर देख रहे हैं। तो कैसे भारतीय जनमानस का जो मानस है, वह भी कुछ परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ेगा युवा लीडरशिप के साथ? देखिए एक नेचुरल सी बात है कि युवाओं के अंदर अपने युवा नेतृत्व को देखने का एक आकर्षण हमेशा से रहा है, भारतीय भारतीय राजनीति के अंदर। और युवा चाहते हैं कि उनकी राजनीति करने वाले या उनके प्रतिनिधियों में एक नई ऊर्जा हो, एक नए चेहरे हों, नए विचार के साथ राजनीति करें। और युवा चाहते हैं कि अब वो दौर चला गया कि उनकी राजनीति कोई 70-75 साल का आदमी करे, कि आज का युवा परिपक्व है, आज का युवा पढ़ा-लिखा है, आज के युवाओं की अपनी एक समस्या है। तो वो अपने समस्याओं को लेके, अपने मुद्दों को लेकर, अपने प्रतिनिधित्व को भी के अंदर भी एक नई ऊर्जा और एक एक नया जोश या नई उमंग या नई तरंग या कहिए नई उम्र के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये यकीनन एक ऐसा ऐसा दृष्टिकोण है जो भारतीय राजनीति में हर स्टेट में और हर जगह देखने को मिलता है। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि युवा कहीं न कहीं अपने से युवा नेता के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल अपने को महसूस करता है। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं फिर उसी सवाल पे कि जो दलित राजनीति है देश की, क्या उसे एक दिशा इस चुनाव में मिल सकती है? जैसे दलित प्रधानमंत्री की बात हमेशा उठती रही है, बार-बार उठती रही है और विभिन्न सूत्रों से ये इस समय चर्चा लगातार है। चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का जैसे ममता बनर्जी ने या अरविंद केजरीवाल जी ने प्रस्तावित किया था। लेकिन साथ ही चर्चा जैसे आपने शुरू में बताया कि मायावती के साथ लगातार कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ एक भी चल रही है। अगर मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार इंडिया गठबंधन बना देता है, जो कुछ अगर ऐसा कुछ संभावनाएँ उनकी साकार हो जाती हैं, तो उस दिशा में पूरी दलित राजनीति में किस तरह का परिवर्तन आप महसूस कर सकते हैं? देखिए, आप इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर मायावती इंडिया गठबंधन के फ़ोल्ड में नहीं आती हैं, तब कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट करती है, उस कंडीशन के अंदर। और उस प्रोसेस में खड़गे को जी को प्रोजेक्ट करने में खासतौर से उत्तर भारत में और कांग्रेस के साथ समस्या आती है कि उन्हें ये बताना पड़ता है कि खड़गे एक दलित नेता है। जहां तक मायावती का सवाल है, ये बताने की किसी को जरूरत नहीं कि मायावती दलित नेता नहीं है। दुनिया जानती है उत्तर भारत में के अंदर मायावती एक स्टेब्लिश 4 टाइम की चीफ मिनिस्टर है। तो ये थोड़ा सा अंतर आता है, मायावती को फोल्ड में लेने से दलितों के अंदर संदेश देने में कोई समस्या नहीं आती और टाइम वेस्ट नहीं होता। ये थोड़ा सा अंतर है। और जब जब कांग्रेस खुद ही दलित पिछड़े पिछड़े अल्पसंख्यक, दलित पिछड़े अगड़े, दलित पिछड़े आदिवासियों के वैचारिक दृष्टिकोणों से की बात कर रही है, तो उसमें उसमें दलित समाज का भी एक राष्ट्रीय फलक उभर कर आता है और ये दलित राजनीति को देश के अंदर स्थापित करता हुआ भी नजर आता है। ये नारा ये बताता है कि कांग्रेस सांप्रदायिक शक्तियों या कहिए वर्ण व्यवस्था वाली राजनीति या मनुवादी राजनीति या कम्युनल राजनीति जिसने दलितों का या आदिवासियों का या अल्पसंख्यकों का शोषण किया, उसको पूरी तरह ब्रेक करने के मूड में है या उस इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रही है। इसीलिए कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय फलक पे इन मुद्दों को लिया है। अगर वैचारिक दृष्टिकोण से मायावती ये फील करती हैं कि कांग्रेस की मंशा सही है, तो मायावती को इस गठबंधन में आना चाहिए, जिसमें मायावती को तो बहुत ज्यादा लाभ है, साथ ही साथ कांग्रेस को भी लाभ। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दोनों पक्षों को कहीं न कहीं लाभ हो सकता है राजनीतिक तौर पर। और जैसा आपने पूरे विषय का जो वर्तमान राजनीति के ज्वलंत विषय हैं, आपने उसकी बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को ज़रूर चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और आज के जो राजनीतिक परिदृश्य है, उन्हें वह स्पष्ट रूप से उनके सामने उन्हें समझ में भी आया होगा। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया। आपका मैं पुनः बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज नेता चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे समाज नेता के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।